हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल है। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो बोर्ड्स एग्जाम 2026 बिल्कुल आपके नजदीक। तो जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा, आप या तो एग्जाम देके आ चुके होंगे या एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पेपर अच्छा करके आओ और अच्छे नंबर लेके आओ ना। तो अपन ने एक कड़ी स्टार्ट की थी, उस कड़ी का आज लास्ट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? लास्ट, ठीक है, बट नोट लिस्ट है ना। हम आपसे जुड़े रहेंगे, ध्यान रखना। चलो, और ये जो लास्ट चैप्टर है वो है एक्सरसाइज नंबर 13। कौन सी है भाई? एक्सरसाइज नंबर 13, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रायिकता। कौन सी एक्सरसाइज है? प्रायिकता। ठीक है, फाइनल वन शॉट आज आपको मिलने वाला है प्रायिकता का। और ये जो एक्सरसाइज है वो 7 नंबर का वेटेज बनाएगी। 3 एमसीक्यू यहां से आएंगे, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा सा आपको देखना है। चलो, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से। और क्लास 10th से मान लो या 11th से मान लो। और सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई इवेंट ई है, ठीक है, कोई भी आपके पास इवेंट ई है, कोई भी आपके पास घटना ई है, तो उसके घटित होने की जो प्रायिकता है, मतलब उसके ऑक्यूर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होगी। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अनुकूल स्थिति बट्टे क्या पढ़ा था आपने? कुल स्थिति पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अनुकूल स्थिति बट्टे क्या पढ़ा था? कुल स्थिति पढ़ा था। चलो बात करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, अपन ने एक कॉइन माना और एक कॉइन को अगर उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। अगर आप एक सिक्के को उछालते हो तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी है? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। चलो, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों जो इवेंट है, ये दोनों जो आउटकम्स है, सॉरी, हेड और टेल, इन दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 1/2। एंड कितनी है? 1/2, मतलब आधी आधी है। तो ये जो सैंपल स्पेस है वो कहलाएगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या कहलाएगा भाई? सम संभाव्य परिणाम कहलाएगा। सही बात है। लेकिन मान लो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए, जैसे मान लो एक पागल लड़की है ना, एक पागल लड़की है। तो वो पागल लड़की कौन है वो आप ही जानो, ठीक है। अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो सभी पागल है। तो वो सबसे पहले एक कॉइन को उछाल रही है, और अगर वो कॉइन को उछाले तो हेड आएगा और क्या आएगा? टेल आएगा। अब जब उसके पास हेड आता है तब वो एक डाइस को उछाल रही है। तो H1 H2 H3 ऐसे चलता जाएगा भी H6 तक। और जब टेल आ रहा है तो वो वापस एक कॉइन को उछाल रही है। अब यहाँ पे ये जो इवेंट है, इनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट के अंदर जो आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? देखो, H और 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी H और 1 आने की वो कितनी है? 1/2 इंटू कितनी है? 1/6। तो कितनी है? 1/2। और अगर T और H की देखी जाए तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। मतलब इनके आने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इवेंट्स के अंदर आउटकम्स देखे जाए तो ये आउटकम्स जो है वो क्या है? अनइक्वली लाइकली आउटकम्स है। कौन से है? अनइक्वली लाइकली आउटकम्स, असम संभाव्य परिणाम। कौन सा परिणाम है? असम संभाव्य परिणाम है। और अगर ऐसा कोई भी केस आता है तब आप क्या लगाओगे? एक्जोमेट्रिक अप्रोच लगाओगे। ठीक है, एक्जोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। प्रायिकता का अभिग्रहित दृष्टिकोण आप यहां से लगाओगे, ये आपको देखना है। चलो, अब मेन बात यह है कि अपने पास इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या टॉपिक है, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो अपन यहाँ से सीखने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बेसिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? सह प्रतिबंध प्रायिकता। क्या कहते हैं भाई? सह प्रतिबंध प्रायिकता कहेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। जैसे मान लो आपके पास इवेंट है और इवेंट इस टाइप से, एक इवेंट ई है और एक इवेंट क्या है? एफ है। तो मैं इसको इस टाइप से लिख रहा हूं, ई अपॉन एफ। क्या लिख रहा हूं? ई अपॉन एफ। अब ध्यान रखना, ये जो ई है इसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या करोगे? फाइंड करो। मतलब इसकी प्रायिकता जो आपको है वो ज्ञात करनी है, फाइंड करनी। और ये जो एफ है ये आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ, ऑलरेडी क्या होगा? दिया हुआ होगा, या फिर क्या होगा? गिवन होगा, या फिर नोन होगा। मतलब आपको पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, नोन है।
तब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, नीचे वाला नीचे आएगा हमेशा, और ऊपर दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ध्यान रखना जो पी एफ है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें ई अपॉन एफ का मतलब क्या है, आपको ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि ऑलरेडी इवेंट एफ हैपन हो चुका है। मतलब आपको घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना एफ ऑलरेडी घटित हो चुकी है, ये आपको देखना है। तो नीचे वाला नीचे और ऊपर दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। अब मान लो अगर नीचे वाला 0 बन जाए, क्या बन जाए, पी एफ अगर 0 बन जाए तो जो ई अपॉन एफ है वो कभी भी क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 और किसके बीच में होगी, 1 के बीच में होगी। ये थोड़ा सा आपको रिजल्ट देखना है। चलो, तो यहाँ पे बस इतने फॉर्मूला याद रखना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो ऊपर रहेगा और जो गिवन है वो हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे सिंपल अगर अपन एक दो प्रॉपर्टी देखें, जैसे मान लिया सैंपल स्पेस आपके पास, क्या मान लिया, सैंपल स्पेस, और इसमें दो इवेंट है, एक इवेंट ई है और एक इवेंट क्या है, एफ। अगर आपको क्या निकालना है, पी एफ अपॉन क्या निकालना है, या एस अपॉन क्या निकालना है, एफ निकालना है। क्या निकालना है, एस अपॉन एफ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से, नीचे वाला नीचे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। बताओ ये पूरा सैंपल स्पेस है और ये पूरा एफ है, एस और एफ में कॉमन क्या आएगा, एफ आएगा। तो पी एफ अपॉन पी एफ कितना आ गया अभी, 1 आ गया। ठीक है, यहां तक ये थोड़ा सा आपको देखना है। दूसरी प्रॉपर्टी ये मान लो, आपने ये पढ़ा होगा कि जो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस क्या होता है, पी बी, और माइनस क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इन सब के डिवाइड में अगर एफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान। तीसरा इवेंट, तीसरी कंडीशन ऐसे मान लो कि किसी भी इवेंट की हैपन नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होती है, 1 माइनस उसके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। सप्रतिबंध बना लो, कंडीशनल बना दो, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, एफ कर दो। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट 1, कम से कम एक, या तो ए हो जाए या कौन हो जाए, बी हो जाए, तो क्या कहलाता है वो, ए यूनियन बी कहलाता है। तो एटलीस्ट 1 की बात करेगा, जब भी कम से कम एक की बात करेगा तो अपन किससे निकालेंगे, ए यूनियन बी से निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल, और मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर देखो क्या बात है वो देखते हैं। अपने पास कोई भी इवेंट है, एक तो इवेंट ई है और एक इवेंट क्या है, एफ है। अगर आपको इवेंट ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट ई और एफ इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन नियम क्या कहता है ना, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ई और एफ की बात कर रहा है, ई एंड एफ की बात कर रहा है, तब हमेशा बात होगी ई इंटरसेक्शन एफ की, और इसको अपन क्या कहेंगे, पीई इंटरसेक्शन एफ। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल में प्रोबेबिलिटी निकालेगा तो अपन कैसे निकालेंगे वो अपन यहां पे सीखेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको प्रायिकता का गुणन प्रमेय पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रायिकता का गुणन प्रमेय पढ़ना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, तो वो क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया, ई और एफ के घटित होने की प्रायिकता, मतलब ई एंड एफ के ओक्यूर होने की या हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपन कैसे देखेंगे। देखो पहला कैसी है कि मान लो सबसे पहले इवेंट ई हैपन हुआ है, ठीक है, फिर इवेंट एफ हैपन होगा जबकि इवेंट ई ऑलरेडी हैपन हो चुका है। अब कौन सा इवेंट होगा, ई इवेंट होगा जब एफ ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है, एफ हैपन होगा जब ई ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है। घटना सबसे पहले ई घटित हुई, अब एफ घटित होगी जब ई पहले से घटित हो चुका है, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले इवेंट ई हैपन होगा फिर एफ हैपन होगा जबकि ऑलरेडी ई हैपन हो चुका है। लास्ट दूसरा तरीका, अगर आप पी एफ पहले हैपन करो तो बाद में कौन होगा, पीई, जबकि एफ ऑलरेडी हैपन हो चुका है। अगर आप पहले एफ को घटित कराओगे तो उसकी प्रायिकता, अब ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि एफ ऑलरेडी घटित हो चुका है, ठीक है। तो यहीं से कंडीशनल का फॉर्मूला है,
देख लो भाई, यहीं से किसका फॉर्मूला आता है, कंडीशनल का फॉर्मूला आता है, इन दोनों से किसी से भी निकाल लो। देखो ये वाला नीचे चला जाएगा और जैसे नीचे चला गया तो क्या आ गया, पीएफ। अपन ये तो पढ़ा था, नीचे वाला नीचे और ऊपर दोनों का क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगे, आपके पास दो ऐसे इवेंट होंगे जिनका हैपन होने पर एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे लेंगे कि पी इंटरसेक्शन एफ जो है वो अगर पीई डॉट पी एफ के बराबर आ जाए तो इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कौन सा होता है, स्वतंत्र घटनाएं। कौन सी होती हुई, स्वतंत्र घटनाएं। तो दो घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र कब होगी, जब ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर आ जाए, पीई डॉट पी एफ के बराबर आ जाए, तो देन ई एंड एफ आर आल्सो इंडिपेंडेंट। यही केस तीन के लिए। मान लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, पी ए डॉट क्या आ जाएगा, पी बी और डॉट क्या आ जाएगा, पीसी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्या है, रिजल्ट है, जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। फिर आता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट है और यहीं से आपके जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो स्टार्ट होने वाले हैं ना। संपूर्ण प्रायिकता, कौन सी प्रायिकता हुई, संपूर्ण प्रायिकता की जो फर्म है वो क्या कहती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि सैंपल स्पेस है कोई, और उस सैंपल स्पेस का अपन क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और किस टाइप से करेंगे वो अपन यहाँ पे सीखते हैं। चलो, तो उसको सीखने के लिए अपन यहाँ पे एक सबसे पहले एक सैंपल स्पेस बनाते हैं, और ये जो सैंपल स्पेस है वो किस टाइप से है वो अपन समझते हैं। ठीक है, चलो अब इस सैंपल स्पेस को बनाने के लिए अपने पास कुछ ऐसे रिजल्ट लेके आने हैं जो इस सैंपल स्पेस को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और कैसे डिवाइड करते हैं वो अपन समझते हैं। देखो E1 मान लिया मैंने, E2 मान लिया, E3 मान लिया, और क्या मान लिया, E4 मान लिया। ये पूरा का पूरा क्या था, सैंपल स्पेस। अब देखो सैंपल स्पेस का डिवीजन इस टाइप से होगा कि अगर आप इन सब का क्या करते हो, एक दूसरे के साथ में या किसी के भी साथ में इंटरसेक्शन लेते हो तो वो हमेशा कितना आएगा, फाई आएगा। मतलब अगर ई आई इंटरसेक्शन ई जे करते हो तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, फाई। मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर आप इन सब का क्या करते हो, यूनियन करते हो। मान लो 1 से 4 तक अपने पास, और अगर 1 से 4 तक नहीं होता, 1 से n तक होता है, 5 तक होता है, तो सबका यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा, सैंपल स्पेस आएगा। ये आपको थोड़ा सा समझना। अब कुछ अपन ऐसा इवेंट ले रहे हैं जो इवेंट ए है और वो इस टाइप से हैपन हो रहा है। इवेंट ए जो है वो किस टाइप से हैपन हो रहा है, देखो ये मान लिया मैंने, ठीक है, और ये इवेंट क्या हो गया आपका, ए हो गया। अब देखो जो ए है, अगर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही से है। देखो इसके लिए अपन ये मानते हैं कि जो ये रिजल्ट है वो इनके साथ आ रहा है, आ रहा है क्या, मतलब ए और ई वन का क्या रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका इंटरसेक्शन आ रहा है किसके साथ में, ई वन इंटरसेक्शन ए के साथ, ठीक है। ऐसे ई टू के साथ में भी आ रहा है, ई टू के साथ में कहाँ आ रहा है, देखो ये रहा, ई टू और ए का क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे इसके बाद में, प्लस पी ई टू इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। सिमिलरली ऐसे ही देखो अब समझ में आ गया होगा, ये ई थ्री के साथ में आ रहे हैं तो पी ई थ्री इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए आ गया, और लास्ट क्या आ गया, पी ई फोर इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए आ गया। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पूरे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप इनके जो कॉमन रीजन है, जो भी कॉमन छोटे छोटे रीजन आ रहे हैं उन सबकी निकाल के क्या कर दो, सम कर दो, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, अभी पढ़ा था कि अगर आपको E1 इंटरसेक्शन ए निकालना है तो सबसे पहले इवेंट E1 हैपन होगा, सबसे पहले घटना E1 घटित होगी। अब घटना ए घटित होगी जबकि E1 घटित हो चुका है,
ठीक है। अब इवेंट ए हैपन होगा जबकि E1 ऑलरेडी हैपन हो चुका है। सिमिलरली PE2, अब क्या आएगा PA व्हेन E2 इज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, ऐसे चलते जाओ प्लस PE3 और A अपॉन क्या आएगा E3, फिर PE4 और A अपॉन क्या जाएगा E4। तो ये आपकी कहलाती है थ्योरम ऑन या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप सबसे पहले E1 इंटरसेक्शन ए निकाल लो, E2 इंटरसेक्शन ए, E3 इंटरसेक्शन ए, E4 इंटरसेक्शन ए, और इन सब का क्या कर दो सम कर दो, और सम करके फंड मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम पड़ी थी वो लगा दो, और वो लगाते आपको क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। एक फाइनल टॉपिक जो कहलाता है बेज प्रमेय। क्या कहलाता है बेज प्रमेय। सबसे खतरनाक जो टॉपिक है वो यही। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो अपन कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपने पास एक बढ़िया सा जुगाड़ है और वो है ट्री डायग्राम। और ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे वो अपन यहाँ पे सीखेंगे। देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि जो PA है वो इस टाइप से निकला था। अब जैसे ये इवेंट मैंने ये मान लिया कि जो PA हैपन हुआ है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E1 के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू हुआ है E1 के, या फिर E2 के थ्रू हुआ है, या फिर E3 या फिर E4। तो ये जो थ्योरम है वो कन्वर्स थ्योरम है। किसकी कन्वर्स थ्योरम है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मैंने मान लिया कि E1 अपॉन ए निकाल रहे हैं, सिमिलरली आप E2 अपॉन ए निकाल सकते हो, सिमिलरली आप E3 अपॉन ए निकाल सकते हो। तो नीचे वाला नीचे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा दो। तो E1 ऐसा कैसा, अब A हैपन होगा जबकि E1 ऑलरेडी हैपन हो चुका है। अब अभी अपन ने सैंपल स्पेस को कितनी बार डिवाइड किया था, 4 बार डिवाइड किया था। तो ये जितना का जितना है, ठीक है, ये सारा का सारा अपने को क्या रखना है यहाँ पे रखना है। चलो इसको अपन ऐसे उठा लेते हैं। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, अपन डायरेक्ट लिख देते तो E1 A अपॉन E1 सारा का सारा लिख दो, PE2 A अपॉन E2, ऐसे चलता जाएगा PE3 A अपॉन E3। जितने भी इवेंट होंगे वो आप सारे निकाल सकते हो। तो ये क्या कहलाती है आपकी बेस थ्योरम कहलाती है। और ये एक टाइप से कन्वर्ट थ्योरम है किसका प्रोबेबिलिटी का, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान। अब यहाँ से आपके MCQ स्टार्ट होते हैं और MCQ फटाफट अपन देखते हैं क्या क्या अपने को दे रखा है। ए पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, इज थ्रोन, मतलब एक पासे के जोड़ों को उछाला जाता है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के ऊपर क्या आना चाहिए प्राइम नंबर आना चाहिए, और वो भी कौन सा इवन प्राइम नंबर, कि दोनों के ऊपर सम अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है और दोनों पे जो केस आएगा वो केवल और केवल एक ही केस आएगा। तो फेवरेबल 1 और टोटल कितने हो गए 36। तो आंसर आ गया 1/36। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, सीधी सी बात, अगर एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा HH HT TH TT। इन सब के आगे एक बार हेड लगा दो और एक बार इन सब के आगे क्या लगाना है टेल। तो इनको दोबारा लिख दो, ठीक है, टेल लगा दिया। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे सैंपल स्पेस में आएंगे। तो सैंपल स्पेस खुद का एक सेट है, ठीक है, जिसके अंदर सारे पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। और ये कह रहा है कि ओनली ट्वाइस, ठीक है, आगे क्या कह रहा है गेटिंग हेड ओनली ट्वाइस, मतलब 2 हेड आने चाहिए, केवल 2 हेड। तो केवल 2 हेड किस में आ रहे हैं, एक केस, 2 केस, 3 केस, तो 3 ही केस आ रहे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया आंसर 3 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। केवल 2 हेड की बात कर रहा था ना। चलो आगे देखो क्या दे रखा है। ये आगे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी पढ़ा था क्वेश्चन। क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपको A अपॉन बी निकालना है, क्या निकालना है A अपॉन बी, तो नीचे वाला नीचे और ऊपर दोनों का क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब देखो यहाँ से PB कितना है, PB है 9/13 और इंटरसेक्शन कितना है बताओ 4/13। तो देखो 13 से तो 13 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4/9। ऐसा ऑप्शन है कि आपके पास, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा A ऑप्शन आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखो ये दे रखा है कि गेटिंग एट मोस्ट टू हेड, अभी देखा था भी एच एच, 3 बार एच टी, टी एच टी टी, दोबारा लिख लो भी, तो इनको डबल दो दो बार लिख लो भी। एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं ना, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, एक बार सबके आगे हेड लगा दो, एक बार सबके आगे क्या लगा दो, टेल लगा दो। चलो ये दे रखा सैंपल इसके, गेटिंग एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। देखो दो नाम आते हैं वो थोड़ा समझना, एक नाम तो आता है एट लिस्ट, क्या आता है, एट लिस्ट, ठीक है, और एक नाम आता है एट मोस्ट। एट लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे भाई कम से कम आप 2 रोटी खाते हो घर पे जाके, मतलब 2 से कम नहीं खाओगे, 3 भी खा लो, 4 भी खा लो, 5 भी खा लो। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आप फुल हो गए भी, ज्यादा से ज्यादा आधी रोटी और खा लोगे, मतलब आधी से ऊपर नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। तो इससे ज्यादा नहीं जा सकता और इससे कम नहीं हो सकता, ये समझना। तो ज्यादा से ज्यादा कितने ऐड होनी चाहिए, 2 ऐड। तो इसका मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ऐसा केस देखो, मतलब 3 हेड वाला केस छोड़ दो, कौन सा केस छोड़ दो, 3 हेड वाला क्या छोड़ दो, केस छोड़ दो। तो 3 हेड वाला एक ही केस अभी, तो ये छोड़ दिया। और जैसे 3 हेड वाला केस छोड़ दिया तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया 7/8, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस प्रिंट है ना, तो यहाँ पे आप 7/8 कर लेना बी ऑप्शन में ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 अपॉन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर ये दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ए लीप ईयर, मतलब अगर आपके पास एक लीप वर्ष है तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता जो है वो कितनी होगी। देखो ऐसे याद रखना है, लीप और एक होता है नॉन लीप, ठीक है, एक तो होता है लीप और एक होता है अलीप, ठीक है। यहाँ पे नाम बड़ा है तो इसमें दिन क्या आएंगे, कम आएंगे, और जिसका नाम छोटा है उसमें दिन क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे 366 दिन। अगर इनको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, 7 से, तो दोनों के अंदर 52 सप्ताह मतलब 52 वीक हमेशा होंगे। इसमें भी 52 वीक होंगे और इसमें भी कितने होंगे, 52 वीक होंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे 2 दिन रिमेनिंग बचते हैं, कितने दिन रिमेनिंग बचते हैं, 2 डे, मतलब 2 दिन आपके रिमेनिंग बचेंगे। और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1 दिन रिमेनिंग बचेगा। तो अगर नॉन लीप की पूछता तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1/7 आ जाती, तो 1/7 आ जाता नॉन लीप के लिए। लेकिन आपको क्या पूछा, लीप ईयर पूछा है, क्या पूछा है, लीप ईयर, ठीक है। तो लीप वर्ष में कितने आएंगे, 2 डे आएंगे। अब सिंपल सी बात है, 2 दिन अगर आएंगे तो वो लगातार आएंगे, जैसे संडे आ गया तो मंडे आ गया लगातार, अगर मंडे आ गया तो ट्यूसडे आएगा, ऐसे चलता जाए, ट्यूसडे है तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसने कहा कि क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए, तो संडे आने के लिए एक केस ये भी है, अगर सैटरडे आ गया तो उसके बाद में भी संडे आ सकता है, तो एक केस ये, एक केस ये। तो फेवरेबल केस कितने, 2, टोटल कितने, 7, तो आंसर कितना आ गया, 2/7। तो अगर लीप ईयर है तो 2/7, और अगर नॉन लीप ईयर आ जाता तो आंसर क्या था, 1/7 आ जाता, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना। नेक्स्ट देखो आगे दे रखा है कि ये क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी बताना है, तो यहां से फॉर्मूला लगाते हैं अपन। गिवन क्या है, b/a, और वो कितना है, 0.2। फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाला नीचे, ठीक है। तो आपके पास इसको अपन लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इस पी ए को इधर लियो, तो ये आ गया पी ए इंटू कितना आ गया, 0.2। पी ए कितना बताओ, यहां से पी ए आपके पास है 0.8, तो आंसर आ गया 0.8 इंटू 0.2। तो भाई मल्टीप्लाई ध्यान से करना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.16, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ई अपॉन एफ निकालना, सीधा सा क्वेश्चन है। तो ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे वाला नीचे और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। तो जैसे आप सोल्व करोगे तो ऊपर तो आ गया 0.2, नीचे आ गया 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2/3। सीधा सा क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो थोड़े से ध्यान से देख के चले जाना भी। तो दोनों इवेंट जो है वो इस टाइप से दे रखे थे, तो अपने ये आंसर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया बेस थ्योरम से, किससे आ गया, बेस थ्योरम से। बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो सबसे पहली बात ये है कि एक मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3/5 टाइम्स, एक आदमी है जो 5 बार में से 3 बार सच बोलता है, ये आपको पता है। ही थ्रो ए डाइस, वह एक पासे को उछालता है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 1, और ये कहता है कि रिपोर्ट करता है कि वो क्या है, 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 1। तो आपको प्रायिकता बतानी है कि वहां पे क्या है, वास्तव में एक है, इस बात की क्या प्रायिकता वो आपको बतानी है। चलो
देखो सीधी सी बात है कि जब उसने एक डाइस को उछाला, किसको उछाला, डाइस को उछाला, तो या तो वन आएगा या फिर क्या आएगा, वन के अलावा कुछ आएगा, सीधी सी बात है। अब ये कह रहा है कि वो सच बोलता है, क्या बोलता है, सच बोलता है। तो सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ट्रू बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको अपन क्या मान रहे हैं, इवेंट E1 मान रहे हैं। और सच कितनी बार बोल रहे हैं, 3/5। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी है अभी, 2/5 बच गई। ये तो सच बोलने की, ई वाली तो, ये जो ई वाली है वो तो किसकी है, सच बोलने की है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5, मतलब ट्रू बोलने की। और फॉल्स बोलने की, झूठ बोलने की कितनी है, वो कितनी है, 2/5। अब अपन इस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, या आप चाहो तो इनको E1 E2 भी मान सकते हो। अगर आप इनको चाहो तो E1 और E2 भी मान सकते हो। सबसे पहले अपन ट्री डायग्राम बनाए, चलो E1 E2 से कर लो। इवेंट E1 स्पीक्स ट्रू, सच बोलना, ठीक है। इवेंट E2 मान लिया, स्पीक्स नॉट ट्रू, सच नहीं बोलना। अब देखो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अभी सीधी सी बात है, 2/5। अब एक इवेंट ए मान लिया, और इवेंट ए क्या मान लिया अपन ने, कि डाइस ओवर, ठीक है, 5 से पर 1 आना। अब देखो भाई सीधी सी बात है, 5 से पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी जबकि उसने सच बोला, बताओ कितनी बार आता है, 5 से पर 1 आने की, मतलब डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ऑलरेडी क्या है, उसने क्या बोला है, सच बोला है। तो 5 से पर डाइस पे 1 कितनी बार आता है, 1 ही बार आता है, सीधी सी बात है। तो 1 क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही 5 से पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि उसने झूठ बोला है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर झूठ बोला है तो इसका मतलब 5 से पर 1 नहीं है, डाइस पे 1 नहीं है, तो PA/E2 कितना आ गया, 5/6। ये आपके पास क्या बन गया, ट्री डायग्राम बन गया। अगर ट्री डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया अभी। अब देखो अपन, अपने को निकालना क्या है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी की वहां पे एक्चुअल में क्या है, 1 है। और एक्चुअल में 1 आने का मतलब उसने सच में क्या बोला है, सच बोला, मतलब एक्चुअल में उसने क्या बोला, सच बोला। तो आपको क्या निकालना है, E1 अपॉन क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, जो अपन ने लिखा वो लैंग्वेज लिख देना। फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला नीचे और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, लगा दो वही फॉर्मूला। तो यहां से जब लिखेंगे सबसे पहले E1 होगा। अब इवेंट ए हैपन जब E1 ऑलरेडी हैपन हो चुका है, सेम यही रिपीट कर दो, P1 A/E1, फिर प्लस P2 A/P2, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट है, ये सारी वैल्यू रख दो। तो देखो कितना आएगा, 3/5 प्लस कितना आ गया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 1/6। अपॉन में देखो कितना आएगा, 3/5 मल्टीप्लाई में 1/6 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 5/6। देखो 5 6 5 6 5 6 सबसे कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर तो बच्चा कितना 3, और नीचे कितना बच गया, 10 + 3, मतलब कितना आ गया, 13। तो आंसर कितना आ गया, 3 क्या आ गया, 13 आ गया। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में 1 आने की वो कितनी है आपके पास, 3 कितनी है, 13 है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, a husband and wife appeared for an interview for 2 vacancies of the same post। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ है, वो सेम पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं, 2 वैकेंसी के लिए ना। और फिर आगे दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड बीइंग सिलेक्टेड 1/2, मतलब हस्बैंड की सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/2। तो PH मान लिया। और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5, सही है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एट लीस्ट का भी मतलब क्या है, समझाया था मैंने, कम से कम। और जब भी एट लीस्ट का नाम आ जाए तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन। तो इसका मतलब आपको H यूनियन क्या निकालना है, W निकालना है। और H यूनियन W का फॉर्मूला क्या होता है, PH प्लस PW माइनस क्या हो गया, H इंटरसेक्शन क्या आ गया, W। दोनों इवेंट क्या इंडिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो PH प्लस PW तो ऐसा कैसा, और माइनस H इंटरसेक्शन क्या गया, W। अब यहां से सोल्व करो, PH कितना 1/2, ये कितना 4/5, माइनस ये कितना है 1/2, मल्टीप्लाई में कितना गया 4/5। सोल्व कर लो भी, इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 2 बचा। एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये तो आ गया 5, ये डबल हो जाएगा तो कितना हो गया 8।
ठीक है, ये कितना आ गया 8, ये भी डबल हो जाएगा, तो माइनस में कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर है वो कितना आ गया 9 बाई कितना आ गया 10 आ गया। या फिर सीधा सा सिंपल सा रिजल्ट है, किसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपको क्या निकालना है, एच यूनियन ई निकालना है। ठीक है, तो एच यूनियन ई का मतलब क्या हो गया, आप 1 माइनस एच यूनियन ई का क्या निकाल लो, डैश निकाल लो, और यहाँ पे डी मॉर्गन लगा दो, तो पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो, तो आपके पास आएगा 1। एच डैश का मतलब इसके अलावा 1 में से माइनस करके, मतलब आदि। ई डैश का मतलब, ई डैश का मतलब नहीं, सॉरी डब्ल्यू होगी यहाँ पे, डब्ल्यू डैश का मतलब कितना आएगा 1/5, तो आ गया 1/5, तो आंसर आ गया 1 माइनस 1/10, तो आंसर कितना आ गया 9 बाई कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो कैसे निकाल लो, आंसर क्या आना है, सेम आना। ऐसा अभी सेम क्वेश्चन किया था, और ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए, कैपिटल ए कह रहे हैं कि टेल्स द ट्रूथ इज 4/5, है ना। कैपिटल ए जो सच कहता है वो कितनी बार कहता है 4/5, तो झूठ कितनी बार कहेगा भी 1/5, सीधी सी बात है। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए रिपोर्ट्स हेड इज अपीयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए ना। चलो वही इवेंट E1 मान लो, ठीक है, और इवेंट क्या मान लो, E2 मान लो। इवेंट E1 क्या, कैपिटल ए टेल्स ट्रूथ, कैपिटल ए द्वारा सच कहना, ए टेल्स नॉट ट्रूथ, कैपिटल ए द्वारा सच नहीं कहना। बताओ सच कहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5, और झूठ कहने की कितनी है 1/5 होगी, 1 में से माइनस कर दो भी। चलो अब इवेंट ए मान लो, लेकिन ए तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी फिक्स है, तो यहाँ पे इवेंट ई मान लो, ये समझने के लिए थोड़ा सा। और इवेंट ए क्या मानने अपन कि कॉइन शो हेड, मतलब कॉइन पे क्या शो हो रहा है, हेड शो हो रहा है। ठीक है, कॉइन शोज हेड, तो देखो कॉइन के ऊपर हेड शो होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि उसने क्या बोला, सच बोला है, तो हेड आधी बार आता भी। और कॉइन पे हेड शो होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि उसने क्या बोला, झूठ बोला है, तो टेल आने की भी कितनी है 1/2, तो सीधी सी बात है। तो आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि एक्चुअल में हेड शो है, एक्चुअल में क्या शो हुआ है, हेड शो है। ठीक है, तो वास्तव में हेड शो होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब उसने क्या बोला, सच बोलना है, तो आपको E1 अपॉन क्या निकालना, ई निकालना। आप चाहो तो ए से कर लेना, तो ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आ गया, PE आ गया। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, पहले PE1 फिर PE, जब E1 ऑलरेडी हैपन हो चुका है, फिर ऐसे PE2, E1 सॉरी पहले एक बार E1 लिख दो, टोटल लिखनी है आपको, और फिर आ जाएगा PE2, और E अपॉन कितना आ गया E2 आ गया। E1 कितना, E1 4/5, ये कितना है 1/2, फिर नीचे आ जाओ 4/5 प्लस 1/2 और प्लस 1/5 इंटू 1/2, इससे कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो वापस आंसर कितना गया 4/5। तो देखो अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनता है, और अगर एक कॉइन की बात करता है, किसकी बात करता है, एक कॉइन की, तो डायरेक्ट जो आंसर है वो आपका जो सच बोल रहा है वही आंसर है, क्योंकि सच बोलेगा तभी आएगा। तो दोनों में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 50-50 है, तो डायरेक्ट आप आंसर याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, वही सैंपल स्पेस बनाते हैं अपन, और सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या बना रहे हैं, आपके पास दो चीजें, एक तो ठीक है, आपके पास दो रिजल्ट है, एक तो इवेंट ई है और एक इवेंट क्या है एफ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा देखना है ना। चलो अगर ये आप देखते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा वो अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पे इवेंट आ गया ई, क्या इवेंट आ गया भाई, ई इवेंट आ गया, क्या इवेंट आ गया, ई इवेंट आ गया। यहाँ पे इवेंट क्या आ गया, ई आ गया, और यहाँ पे इवेंट क्या आ गया, एफ आ गया। देखो सीधी सी बात है, ये रिजल्ट बताओ, ये जो रिजल्ट है वो क्या बताओ, ये आपका रिजल्ट है ई इंटरसेक्शन एफ का। ध्यान से समझना भी इस रिजल्ट को ना। चलो काफी लंबी क्लास हो जाएगी आज थोड़ी सी। ये जो है उसमें ई तो है, ई तो है, लेकिन कौन नहीं है, एफ नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ डैश, या फिर आप चाहो तो ई माइनस एफ लिख दो, बात एक ही, ई तो है लेकिन एफ नहीं। ये जो है इसके अंदर कौन है, एफ तो है लेकिन कौन नहीं है, ई नहीं है। या फिर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो,
एफ माइनस ई लिख दो, बात एक ही है ना, समझ में आ गया। चलो अब ध्यान से समझना भी, आपको ये रिजल्ट दे रखा है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई और जो एफ है वो क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो गिवन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं। तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा, पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या आएगा, पीई डॉट क्या आ गया, पी एफ, पहला रिजल्ट। अब मेन बात ये है कि अगर आपको ये प्रूफ करना कि ई और एफ डैश क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो सीधी सी बात आप ये प्रूफ कर दो कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, बस सीधी सी बात है। तो इसके लिए अपन क्या लेके चल रहे हैं, ई को लेके चल रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं ई को, या फिर इसको लेके चलो भी, सीधी सी बात है। और ये कौन है, देखो सीधी सी बात है, ये कौन है, पीई जो है उससे लेके चल रहे हैं, और पीई किसके बराबर है, पीई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस किसके बराबर है, पीई इंटरसेक्शन एफ। देखो ध्यान से सुनना, पूरा जो पीई है कौन है, पीई मतलब पूरा जो ई है, ये ई, ये कब बन रहे हैं, जब इस वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन ऐड हो रहा है। तो पीछे वाला पोर्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, और आगे वाला पोर्शन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों क्या की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब इसको इधर ले, तो आपके पास बन गया पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ और बराबर ये आ गया। अब इसको अपन पहले लिख रहे हैं, तो आपके पास आ गया पीई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर आ गया पीई और माइनस ये रिजल्ट है। अब इसमें क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये आपके पास बन गया पीई डॉट क्या बन गया, पीएफ। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है पीई। तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस पीएफ, और 1 माइनस पीएफ किसके बराबर होता है बताओ, पीएफ डैश के बराबर। तो क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, देखो वैसे, ठीक है। तो इसका मतलब इवेंट अतः घटना ई तथा एफ डैश, इवेंट ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंप्लाइज इवेंट ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड्स 2026 के लिए थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट देखो, आपके लगभग 1 2 3 क्वेश्चन हो रहे बस, फिर लगभग ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चनों में क्या कर रहे हैं, ये बोर्ड्स 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एमसीक्यू में पूछा हुआ था, और इसी क्वेश्चन को अपन एमसीक्यू के अलावा कर रहे हैं ना। देखो इवेंट ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय स्टूडेंट ए एंड बी आर 1/2, मतलब इवेंट स्टूडेंट ए और बी के द्वारा किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है स्वतंत्र रूप से, वो कितनी है, 1/2 और 1/3। सीधी सी बात है, सोल्व करने की ये है, तो सोल्व नहीं करने की क्या आएगी, ये 1/2 और ये 1 माइनस 1/3, मतलब कितना आ गया, 2/3। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व जो कर रहे हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व। अब देखो प्रॉब्लम कब कब सोल्व होगी, कम से कम एक सोल्व कर दे, पहला रिजल्ट तो ये, या तो ए यूनियन बी आ जाए, या फिर ए करे बी नहीं करे, या फिर बी करे ए नहीं करे, या फिर दोनों ही कर दें, तो ये भी निकाल सकते हो। तीसरा रिजल्ट 1 माइनस क्या कर दो, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता, मतलब 3 तरीके से आप इस एक आंसर को निकाल सकते हो, सीधी सी बात है। अपन तो ए यूनियन बी से चलते, सीधा सा रिजल्ट है, और एटलीस्ट या कम से कम एक सोल्व कर दे। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और माइनस क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, सीधी सी बात है। पी ए कितना है, 1/2, पी बी है 1/3, और इंटरसेक्शन है तो पी ए डॉट पी बी, क्योंकि दोनों इवेंट क्या इंडिपेंडेंट है, तो ये 1/2 इंटू क्या आ गया, 1/3। अब दोनों का जो एलसीएम है वो 6 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। 3 2 5, 5 माइनस 1 4, 4/6, आंसर कितना आ गया, 2/3 आपका क्या गया आंसर। या फिर यहाँ से निकाल लो, 1 माइनस करके निकाल लो, कोई भी नहीं करें, कोई भी नहीं मतलब ये दोनों, तो 1/2 इंटू 2/3, इससे कट गया, तो 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 2/3 होता है। चलो सिंपल सा रिजल्ट है। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ बोर्ड्स के अंदर 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो
एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, पी ए यूनियन बी, और उस पूरे के बराबर ये प्रूफ करना, बस सीधी सी बात है। दो इवेंट है, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, पी ए डॉट पी बी के बराबर आएगा। अब यूनियन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। पी ए ऐसा कैसा, पी बी ऐसा कैसा, और अगर ये इंटरसेक्शन है तो पी ए अलग हो गया, पी बी अलग हो गया। अब देखो पी ए ऐसा कैसा, पी बी भी ऐसा कैसा, और अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ए डॉट पी बी तो अपन पहले ही कर लिया। चलो यहाँ से पीबी कॉमन ले लो, दोनों से क्या कॉमन ले रहे हैं, पीबी, तो ये आ गया 1 माइनस पी ए। अब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो पी ए तो ऐसा कैसा, पीबी भी ऐसा कैसा, और 1 माइनस पी ए किसके बराबर होता है, पी ए डैश के बराबर होता है। अब इस पी ए को अपन लिख रहे हैं 1 माइनस पी ए डैश, क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस पी ए डैश, और आगे कितना है पीबी, और उसके आगे कितना है पी ए डैश। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में माइनस का क्या निकालना है, पी ए डैश निकालना अपने को, तो 1 माइनस क्या बचा, पीबी, और 1 माइनस पीबी किसके बराबर होता है, देखो यहाँ से तो पी ए यूनियन बी बराबर देखो कितना आएगा, 1 तो ऐसा कैसा, पी ए डैश ऐसा कैसा, और 1 माइनस पीबी किसके बराबर आता है, पी बी डैश के बराबर आता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन ये माना जाता है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, इसलिए अपने इस क्वेश्चन को लिया। देखो सीधी सी बात है, एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। भाई एक डेक है, ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ही क्या होते हैं, ब्लैक, 26 ही लाल होते हैं, 26 ही काले। इन 26 में 13 अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ डायमंड्स होते हैं, कुछ स्पेड्स होते हैं, कुछ क्लब्स के होते हैं, ठीक है, और कुछ किसके होते हैं, हर्ट्स के होते हैं ना, कुछ हुक्म के, कुछ चिड़ी के, कुछ पान के, कुछ इस टाइप से होते हैं ना। अब अपने को ये दे रखा है कि 52 कार्ड है, उनमें से एक कार्ड गुम हो जाता है फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, जो कार्ड बचे हैं इस पैक के अंदर। 52 कार्ड है, सीधी सी बात है। अब कितने बचे, एक गुम हो गया तो 51 कार्ड बचे। अगर ट्री डायग्राम बन गया ना तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, वरना कभी नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा ना, ध्यान रखना। तो ट्री डायग्राम इज द की ऑफ क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 51, अगर आपके पास कार्ड बचे, 51 कार्ड्स बचे, फिर क्या कह रहे हैं कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब 2 कार्ड आपको निकालने यहाँ से। दे आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, वे दोनों क्या है, डायमंड्स के। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड कार्ड। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो गुम हुआ कार्ड वो किसका है, डायमंड का है। चलो सबसे पहली E1 मान लो, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड कार्ड, जो गुम हुआ कार्ड है वो किसका है, डायमंड का। अब डायमंड के कितने कार्ड होते हैं वो आपको याद रखने होंगे। लॉस्ट कार्ड आर नॉट ए डायमंड कार्ड, जो गुम हुआ कार्ड है वो किसका नहीं है, डायमंड का नहीं है। ये थोड़ा सा आपको देखना है, चलो देखते हैं। अब लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड का हुआ तो डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, सीधी सी बात है 13, टोटल हो गए 52, ठीक है। यहाँ पे लॉस्ट कार्ड डायमंड का नहीं है तो रिमेनिंग कार्ड कितने होते हैं डायमंड के अलावा, 39। तो आंसर क्या गया, 39/52। अब इवेंट ए मान रहे, क्या मान रहे, इवेंट ए, और इवेंट ए क्या कह रहा है कि आपको 2 कार्ड निकालने हैं और वो किसके होने चाहिए, डायमंड्स के। तो देखो अपन क्या लिख रहे हैं, ड्रॉन 2 डायमंड्स कार्ड, मतलब आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं और वो किसके होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए, है ना। 2 डायमंड्स के कार्ड निकालना, ठीक है। डायमंड्स का मतलब क्या होता है, ईंट होते हैं, डायमंड का साइन ऐसा होता है, ध्यान रखना, ईंट के पत्ते ना, 2 ईंट के पत्ते निकालना है, वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं ना। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि डायमंड्स के कार्ड कितने बचे बताओ, 12 बचे, क्योंकि एक डायमंड का गुम हो गया। और यहाँ पे डायमंड के कार्ड कितने रहे, 13 के 13 रहे, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे जो डायमंड का कार्ड है वो गुम नहीं हुआ, अभी सीधी सी बात है, तो डायमंड के कार्ड 13, यहाँ पे डायमंड का कार्ड गुम हो गया तो डायमंड के कितने बचे, 12 कार्ड बचे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर डायमंड के कार्ड 12 बचे तो इन डायमंड्स के कार्ड में से आपको क्या निकालना है, 2 डायमंड्स के कार्ड निकालने हैं। तो 2 डायमंड्स के कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि एक डायमंड का कार्ड गुम हो चुका है। तो देखो भी सीधी सी बात है, जब पहला डायमंड का कार्ड निकालेंगे तो डायमंड के कार्ड कितने, 12,
तो 12/51। अब एक एक कम और हो गया तो 11 अपॉन कितना आ गया 50 आ गया। समझ में आ गई। टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने थे 12, 12 में से एक निकाला तो 12/51। अब एक कार्ड और कम हो गया, कितने बचे 11, और टोटल में कितने बचे 50। तो अगला कार्ड निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 11/50। ऐसे इसमें आ जाऊं तो दो डायमंड के कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड का नहीं है। अब डायमंड के तो कार्ड पूरे हैं लेकिन टोटल में से तो एक कम हुआ भी, फिर वापस एक कम कर दो तो 12/50। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो लॉस्ट कार्ड है वो वापस किसका है, डायमंड का ही है। तो इसका मतलब आपको निकालना क्या, भी सीधी सी बात है, देखो आपको निकालना क्या है वो अपन देखते हैं। ठीक है, आपको निकालना क्या है, ठीक है। अब देखो भैया आपको क्या निकालना है, ये जो लॉस्ट कार्ड हुआ वो किसका, डायमंड का। तो डायमंड का कार्ड लॉस्ट कहाँ पे हुआ था, अभी E1 में हुआ था, इवेंट E1 में। तो आपको निकालना है E1/E, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाला नीचे। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले E1 फिर इवेंट ए, जबकि E1 हैपन हो चुका है। फिर नीचे क्या आएगा, इवेंट E1, फिर आएगा A/E1, फिर क्या आएगा इवेंट E2, फिर आएगा A/E2। ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। चलो निकालते हैं। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, E1 कितना है 13/52, A/E1 12/51, 11/50, फिर अपॉन 13/52, 12/51, 11/50। तो ये तो ऐसे कैसे लिख दिए, प्लस आगे कितना है देखो 39/52, प्लस कितना आएगा, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 13/51 और 12/50। अब देखो यहां से एक बात ये है कि 52, 51, 50 ये सबसे कैंसिल हो रहे हैं, और ऊपर से 13, 12, 13, 12, 13, 12 भी कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो बचा 11, और इधर कितना बच गया 39 + 11, और 39 + 11 कितना था 50। तो आंसर आ गया आपका 11/50। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरी एक्सरसाइज का। तो आंसर कितना रहे, 11 अपॉन कितना रहे 50 आ रहे, कितना रहा भी 11/50। ठीक है, तो डायमंड के कार्ड के लॉस्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी आ गई 11/50 आ गई। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज जो नंबर 13 है उसका अपन ने जो कंप्लीट है वो बेसिक वगैरह देख लिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए। अभी आपकी एक टेस्ट सीरीज बची हुई है सेकंड, ठीक है, सेकंड बुक की जो टेस्ट सीरीज है वो आज आपके पास थर्सडे है, तो लगभग 2-3 दिन में संडे तक आपको ये बिल्कुल अपलोड मिल जाएगी। कोशिश हमारी यही है कि संडे तक आपको बिल्कुल अपलोड मिल जाएगी। अब भी किसी चैप्टर में डाउट है तो आप बता सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी और अदर चैप्टर में, कोई भी अदर एक्सरसाइज में, कोई भी अदर यूनिट में अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। फाइनली 80 नंबर का 80 नंबर का 80 नंबर का अपन ने यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 80 अबव 80 आनी चाहिए। ठीक है, तो 100 ऑफ 100 का अपना टारगेट बैच था, उसको आप अपन आज की तारीख में दी एंड करते हैं, बाय बाय करते हैं। बस ये कंप्लीट सीरीज बची है, उसके बाद में सब आपका कंप्लीट है ना। तो हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे आपके साथ, और उम्मीद है आपको भी कंटेंट पसंद आया होगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।